जय जिनेंद्र। या सुपर, सभी लोग जय जिनेंद्र कमेंट में लिखते हुए। जब एक सिपाही युद्ध के मैदान में जब जाए हम्म, तो युद्ध के मैदान में जब दुश्मन गोली चलाए तब उसको गन लोड करनी चाहिए कि गन लोड करके युद्ध के मैदान में आना चाहिए। ज्यादातर जितने भी जीनियस लोग हैं उनको स्कूल से या तो निकाला गया है या तो खुद निकल गए हैं। माने जो बच्चों को बैठे बिठाए सारी चीजें मिल जाती हैं वो भलाल देव या दुर्योधन ही बनते हैं। बेटी भी रफ एंड टफ होनी चाहिए। वाह। उसको कोई छेड़े तो सामने वाले व्यक्ति को दादी नानी मामी जो भी है वो सब कुछ याद करा पाए, वैसी पावरफुल आज की बेटी भी होनी चाहिए। एक्चुअली आप आपके बच्चे की मदद नहीं कर रहे हो, आप उसको हैंडीकैप बना रहे हो। जब बेटी हंस रही थी तो पापा बाजू में रो रहे थे। ओहो। एंड पापा का कहना था ये मेरे लिए खुशी के आंसू हैं कि मेरी बेटी को 3.5 महीने में पहली बार मैंने बात करते हुए और हंसते हुए देखा हुआ है। जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसी दिव्य कोटि की व्यक्ति के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं कि जिन्होंने एक ऐसा अद्भुत इतिहास पूरे वर्ल्ड के अंदर रच दिया है। एक ऐसा प्रोग्राम, पेरेंटिंग प्रोग्राम कि जो हर घर की अभी ज़रूरत बन चुके हैं। ऐसे हम सभी के रोल मॉडल, सुमधुर वक्ता और जिनकी ऑरा के अंदर ही एक पवित्र कोटि का जादू है, ऐसे हमारे परीक्षित जी चौबनपुत्रा। सभी लोग इनको दिल से प्रणाम, नमस्ते, प्रणाम एंड जय जिनेंद्र। या सुपर, सभी लोग जय जिनेंद्र कमेंट में लिखते हुए। हम सभी का सौभाग्य है ऐसे पवित्र लोग मिलते हैं और इनका वर्षों का जो रिसर्च है वो हमारे साथ शेयर करते हैं और जिससे समाज का उत्थान होता है। पेरेंटिंग प्रोग्राम की शुरुआत, इनकी जर्नी कब से हुई? वैसे तो 22 साल की उम्र से हुई थी एंड तब मैं पेरेंट नहीं था और पेरेंटिंग सिखाना शुरू किया था। एंड क्योंकि मुझे ये लगता था कि मेरी जो पेरेंटिंग है बहुत पॉजिटिव तरीके से हुई है। एंड मेरे मम्मी पापा ने मे बी शायद जो फाइनेंशियल जो भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो नहीं थी, बट मम्मी पापा ने पॉजिटिविटी उतनी भरी हुई थी कि जिसके कारण मैं 22 साल की उम्र पे पापा के पास गया था और पापा को बोला था कि मैंने करियर डिसाइड किया है। पापा बोले क्या? मैंने बोला मम्मी पापा को सुधारना है। एंड यहाँ से ये बात की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे बस शुरुआत होती गई, कारवां बनता गया। बहुत ही शानदार। आज का हमारा ये पूरा पॉडकास्ट, ये चर्चा होने वाली है जो ऑल ओवर वर्ल्ड लोगों के लिए बहुत ही कामदायक, लाभदायक और अपने जीवन को एक उत्थान की ओर लेके जाने वाली है। आज मैं एक इनसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि हर घर में पिता और पुत्र में एक ऐसी घटना हो गई है कि पिता को भी कुछ बेटे को कहना है तो मम्मी को बोलते हैं, और मम्मी को बेटे को यदि पिता को कुछ कहना है तो मम्मी को बीच में रखा जाता है। तो ये पेरेंटिंग प्रोग्राम इन दोनों समस्याओं को कैसे हल कर सकता है? वेरी गुड। माने जब भी हमें किसी और को कहने के लिए किसी और के सहारे की ज़रूरत पड़े, वो दर्शाता है कि बीच में जो रिश्ता है ना वो कमज़ोर है। माने मोबाइल लगाते हैं बट टावर नहीं है तो महंगे से महंगा फ़ोन में ही सामने वाले तक मैसेज नहीं पहुंचा पाएगा। एंड बस ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। सो पेरेंटिंग का प्रोग्राम है सच कि जहाँ पर हर पापा का अपने बेटे के साथ, पापा का बेटी के साथ रिश्ता एकदम मस्त होता है और बेटी के साथ प्रॉब्लम होता है। माने 36 का आंकड़ा होता है टीनेज में आते आते, और ज़्यादातर माताएं जो है उनका बेटों के साथ अच्छा रहता है पर बेटी के साथ 36 का आंकड़ा होता है। तो हम यदि राइट वे में पेरेंटिंग करें, पॉजिटिव पेरेंटिंग करें, तो हम ये रिश्ते को भी उतना सुमधुर बना सकते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो बेटे को राइट गाइडेंस दे सकता है ना वो उसके पापा हैं। वाह। जो उसको धंधे के लिए या बिजनेस के लिए या प्रोफेशन के लिए जो तैयार कर सकते हैं वो उसके पापा है। और जब उसके पापा के साथ 36 का आंकड़ा होता है तो फिर वो बच्चा दुनिया का सहारा ढूंढना शुरू करता है। और उसमें यदि कोई सही व्यक्ति मिल जाए तो अच्छी बात है, पर यदि कोई गलत व्यक्ति की सोबत में बेटा फंस जाए तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इतना अच्छा पेरेंटिंग के बारे में जिन्होंने पूरे विदेश के अंदर करीबन 20 से ज़्यादा कंट्री के अंदर जिनके फॉलोवर है, जिनके टीचर है, जिनकी बातों को विश्व तक पहुंचाने के लिए ऐसे बहुत कार्य करता है, ऐसे परीक्षित जी। तो और मैं पूछना चाहूँगा कि आज एक और वर्ड, शब्द चारों तरफ चल रहा है जिनका नाम है जनरेशन गैप।
उस जनरेशन गैप को इस टॉपिक के माध्यम से, इस कोर्स के माध्यम से या एक साधना के माध्यम से, मैं तो साधना ही कहूँगा, क्योंकि जो कोर्स एक परिवार को जोड़ता है, जो कोर्स एक परिवार के अंदर खुशियों की उम्मीद लेकर के आता है, और जो कोर्स करने के बाद पूरा एक ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो क्या ये पेरेंटिंग कोच जनरेशन गैप वाला शब्द को या उस सिस्टम को तोड़ सकता है? ये एक्चुअली जनरेशन गैप नहीं है, ओके। ये कम्युनिकेशन गैप है, ओह। राइट? ज़्यादातर जो हमें लगता है कि जनरेशन गैप, बट वही पोता है, वही पोती है, वो दादा दादी के साथ बड़ी खुल के बातें करते हैं, नाना नानी के साथ बड़े खुल के बातें करते हैं, पर माता पिता के पास जब कम्युनिकेशन का टाइम नहीं होता तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। एंड इसलिए ज़्यादातर ये इश्यू तब होता है ज़्यादा से ज़्यादा कि जब हम बच्चों को एडवाइस देने पे ज़्यादा वो फोर्स करते हैं, बच्चे का लिसनिंग का ऊपर हमारा फोकस नहीं होता। तो सारे माता पिता को कहना चाहता हूँ, हर छोटी छोटी बात में हम क्या करते हैं, बच्चों को ज्ञान देते रहते हैं, ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो, ऐसा जनरली वो होता है, पढ़ो ये माने टीवी बंद करो वगैरह वगैरह। हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, पर मेरा ये मानना है कि बच्चों को आपके ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, आपके ध्यान की ज़रूरत है। वाह। राइट? सो वहाँ पर वो बच्चा जब भी छोटा था, साइकिल चलाया तो उसने सबसे पहले क्या किया, मम्मी पापा के पास लेकर गया, देखो पापा मुझे साइकिल आ गई। चलना जब शुरू किया था तो बच्चा दौड़ के किसके पास जाना चाहता था, मम्मी पापा के पास। तो वो बच्चा बचपन से हमेशा जो करता है, नंबर 1 मम्मी पापा को दिखाना चाहता है कि आई हैव अचीव समथिंग, एंड नंबर 2 उससे मम्मी पापा को खुशी मिले। वैसा हर बालक का प्रोग्रामिंग उस तरीके से हुआ है। बट दुख की बात यह है कि मम्मी पापा बच्चे ने क्या अच्छा किया, क्या वो सुनाना चाहता है, क्या वो बात करना चाहता है, उसकी जगह पर उसको हमेशा एडवाइस देते रहते हैं। एंड इसके लिए फिर बच्चे स्लोली ग्रेजुअली मम्मी पापा से इमोशनली दूर चले जाते हैं, फिजिकली दूर चले जाते हैं, एंड टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम, फ्रेंड्स, बैड फ्रेंड्स, मे बी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, डिप्रेशन, या तो सुसाइडल थॉट, वो वाली चीज़ों में बच्चे फंस जाते हैं। सो मुझे लगता है ये जनरेशन गैप नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। कितनी जो बातों में ही आप सभी लोगों का, ये कोई पॉडकास्ट नहीं है, एक वर्कशॉप है। यदि आपको इसको धीरे से समझेंगे, इसको नोट करेंगे, आपने बोला कि ज्ञान नहीं पर समझाना ज़रूरी है, तो कोई ऐसा बच्चा है, हमारे सारे दर्शक पूछना चाहता है कि बेटा मोबाइल छोड़ ही नहीं रहा है, मैक्सिमम 3-4-5 घंटे लेता है, खाना खाते वक्त मोबाइल नहीं छोड़ता है, और कभी कभी इतना एग्रेसिव हो जाता है कि मोबाइल को फेंक भी देता है। तो इनको अच्छे शब्द में छुड़वाना हो या मोबाइल रखवाना हो, तो ऐसी कोई अफर्मेशन या ऐसी कोई टेक्निक है कि मम्मी पापा बोले और बच्चा उसको सॉफ्टली या स्टार्टिंगली वो मोबाइल है या टीवी है या कोई भी ऐसी बैड हैबिट है उससे छूट सके? यस, साइंटिफिकली हम यदि देखें तो बच्चे को मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। बच्चे को डोपामिन केमिकल की ज़रूरत है, ब्रेन के अंदर डोपामिन रश की ज़रूरत है, जो हैप्पीनेस का केमिकल है। एंड ये जो हैप्पीनेस का केमिकल है, वो बच्चा जब रियल दुनिया में नहीं पाता है तो फिर वो रील की दुनिया में ढूंढना शुरू कर देता है। एंड इसीलिए जैसे बच्चा रोज शाम को हम डिवाइस फ्री डिनर करें, मम्मी पापा भी ज़्यादातर वो मोबाइल में बिजी होते हैं, पापा भी ऑफिस के काम में लगे हुए होते हैं, तो बच्चे ने बचपन से देखा है कि पापा फ्री तो मोबाइल आसन, मम्मी फ्री तो मोबाइल आसन, तो मैं भी फ्री तो मैं भी मोबाइल आसन करूँ। तो इसीलिए मम्मी पापा को सबसे पहले वो आदत छोड़ते हुए पहले वो जब डिवाइस फ्री डिनर की शुरुआत करें, नंबर 1। नंबर 2, खाना खाते खाते हम बच्चे को ये ना पूछे कि तूने होमवर्क किया क्या, एग्जाम की तैयारी क्या है, तूने आज कोई शरारत तो नहीं की, वगैरह वगैरह, या तो कंप्लेन या तो आस्किंग, ये दोनों छोड़ते हुए पूरा दिन उनका कैसा रहा, गप्पे शप्पे मारे, जैसे हम दो दोस्त वैसे ही बातें करते हो उस तरीके से मम्मी पापा बातें करें, गप्पे शप्पे मारे, तो नाउ बच्चे का जो डोपामिन है, हैप्पीनेस का केमिकल है, वो मम्मी पापा के साथ बातें करते हुए, गप्पे शप्पे मारते हुए, जोक्स, हंसी मजाक, ठहाके की बात करते हुए जब वो डेवलप होगा तो बच्चे को मोबाइल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट? सो वेरी फर्स्ट थिंग, मम्मी पापा उसके साथ खेलना शुरू करें, हंसी मजाक करना शुरू करें। नंबर 3 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ज़्यादातर मम्मी पापा मोबाइल को एज ए बेबी सीटर के तौर पे उपयोग करते हैं कि मम्मी पापा जब बिजी है, काम में है,
और उस समय पे उनका बच्चा उनको परेशान कर रहा है, उनको याद कर रहा है, बोले मेरे साथ खेलो, ये करो वो करो, एंड तब मम्मी पापा क्या करते हैं, बोले ले बेटा बेबी सीटर। एंड मम्मी पापा ने जब वो चीज वस्तु की आदत डाल दी है तो नाउ फिर वो प्रॉब्लम करता है। सो हम बच्चे को मोबाइल बेबी सीटिंग के तौर पे नहीं दे। कितनी जबरदस्त इनका रिसर्च आज बोल रहा है। करीबन 22 साल से इनकी अद्भुत ये जर्नी चल रही है। सोशल मीडिया के ऊपर भी देखें तो करोड़ों फॉलोवर्स सारे उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। यहाँ पर ये जो आपका कार्यक्रम है, हैप्पी पेरेंटिंग कार्यक्रम, जिसको सरलता में बोले तो एक स्वस्थ परिवार और एक स्वस्थ मानस यात्रा, तो जो भी कपल्स है शादी करने के बाद ये कब से सीखना चाहिए? जनरली जो लोग हमारे पास आते हैं वो बच्चा दुनिया में आ जाए उसके बाद में ज्यादातर लोग आते हैं, माने 5-6 साल का हो जाए उसके बाद में। बट मेरे हिसाब से बच्चा जितना अर्ली एज में होगा और सीखेंगे उतना अच्छा है। और यदि बच्चा का प्लानिंग कर रहे हैं उसी समय पे यदि हम पहले से सीख ले तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। सो मेरे केस में जो मुझे फायदा हुआ कि समहाउ मुझे लोग कहते थे कि आपके तो बच्चे हैं नहीं, आपकी शादी हुई नहीं है और आप पेरेंटिंग कैसे सिखा सकते हो। तब मैं एक ही बात उनको कहता था, 2 चीज। वेरी फर्स्ट थिंग कि जब एक सिपाही युद्ध के मैदान में जब जाए तो युद्ध के मैदान में जब दुश्मन गोली चलाए तब उसको गन लोड करनी चाहिए कि गन लोड करके युद्ध के मैदान में आना चाहिए। तो लोग कहते थे नहीं, पहले लोड करना चाहिए। मैं उनको वही जवाब देता था कि बस मैं भी वही कर रहा हूं, मैंने पहले गन लोड कर ली है, अब मैं मैदान में आने वाला हूं। राइट? सो पहले जितने ज्यादा हम वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। बट फिर भी लेट बाय लेट बच्चा 5 साल का हो तब तक तो सीखना शुरू कर ही देना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हैप्पी पेरेंटिंग के लिए आप बता रहे हैं। यहाँ पर साइकोलॉजी भी हैप्पी पेरेंटिंग करने के बाद लोगों की चेंज होती है? यस, ढेर सारी। यस। एंड स्पेसिफिकली मम्मी पापा की जब साइकोलॉजी में बदलाव आता है, चेंजेस आते हैं, तो वहाँ पर बच्चों के बिहेवियर में, बच्चों की थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। आप कभी कभी जो मम्मी पापा गलती से जाहिर में झगड़ा कर देते हैं या कभी शब्दों में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें बच्चों के माइंड के अंदर या उनके बिहेवियर में असर करती है? बहुत ज़्यादा। बिकॉज बच्चे के लिए माता पिता वो भगवान का स्वरूप है। हमें शास्त्रों में भी कहा गया है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। अब नाउ जरा सोचे, बच्चा जिसको भगवान मानता है वो दोनों भगवान को आपस में लड़ते हुए देखे। जो करुणा की मूर्ति, माने भगवान को यदि हम देखें, आदिनाथ भगवान को यदि हम याद करें तो हमें करुणा की मूर्ति याद आएगी। राइट? अब वो करुणा की 2 मूर्ति ही आपस में लड़ रही हो और उसके बाद में सलाह दे कि बेटा आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्यार से मिलजुल के रहना चाहिए। और वो बच्चा होता है ना कि छोटे से टॉय के लिए जब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो मम्मी पापा ही बोलते हैं कि बेटा मिलजुल कर खेलो। और वो बच्चा क्या देखता है बचपन से कि ये खिलौने के लिए मम्मी पापा आपस में हफ्ते में 7 दिन लड़ाई झगड़ा करते हैं और फिर मुझे कहते हैं कि मिलजुल कर खेलो। तो इसीलिए वो चीज़ बहुत साइड इफेक्ट होता है। नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो बच्चे मम्मी पापा को लड़ाई करते हुए देखते हैं उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। उनका कम्युनिकेशन वीक हो जाता है क्योंकि अब उनको लगता है कि मम्मी पापा का झगड़ा मेरे कारण हो रहा है। अच्छा। एंड नंबर 3 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बच्चों का पढ़ाई में कंसंट्रेशन कमजोर हो जाता है, रिजल्ट भी डला सकता। तो यस, सो 3C है जहां पर बच्चों के अंदर कमजोरी आ जाती है। आज कुछ कपल को ऐसे अपन सिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक वार्तालाप के रूप से उनको बताना चाहते हैं कि कुछ मम्मी के मगज में ऐसा रहता है कि मेरा बेटा टॉप रैंकर होना चाहिए और वो पढ़ाई में शायद थोड़ा वीक है या उनको याद नहीं रहता है। उस समय सटासट उनको जो मार पड़ती है, क्या ये जो गतिविधियाँ लॉन्ग टाइम के लिए बहुत हानिकारक है? बहुत ज़्यादा। सो ज़रा सोचिए कि वो बच्चा जिसको शायद वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मे बी लैंग्वेज वाइज, और अभी जो सबसे बड़ा इश्यू है कि मम्मी पापा गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं या हिंदी या मराठी या पंजाबी या जो भी लैंग्वेज है। अब घर के अंदर जो एम्बियंस है या एनवायरनमेंट है वो मातृभाषा का है। और बच्चे को कौन से स्कूल में रखा है? इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर रखा हुआ है। अब वहाँ पर जो बातचीत होती है, वो जो दौर है वो इंग्लिश का है।
वहां पर वो मारवाड़ी का या हिंदी का या गुजराती का दौर नहीं है। नहीं है। घर पे आता है, माहौल बदल गया, स्कूल पे गया, माहौल बदल गया। इन दैट सिचुएशन ना ही बच्चे हिंदी के मास्टर हो पाते हैं, ना ही इंग्लिश के मास्टर हो पाते हैं। तो बच्चों को लिखने में हिंदी में प्रॉब्लम आता है और बोलने में इंग्लिश में प्रॉब्लम आता है। एंड यही बच्चा जब उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, जरा सोचे, वही बच्चा जब उस एग्जामिनेशन के अंदर लिखने के लिए बैठता है तो कितना बड़ा प्रॉब्लम आता है। सो इसीलिए मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये चीज़ समझते हुए बच्चों को सपोर्ट करने की शुरुआत करें। इट इज़ नॉट कि बच्चा लेजी है या बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, और ज़्यादातर मम्मी ऐसा बोल भी देती है कि तू पढ़ना नहीं चाहता, तू लिखना नहीं चाहता, तू लेजी है। और जिस तरीके से आपने कहा, कभी कभी हम हाथ भी उठा देते हैं बच्चे के ऊपर और डर दिखा देते हैं, क्या तू नहीं पढ़ेगा तो हॉस्टल में डाल दूंगा या हॉस्टल में डाल दूंगी। दैट इज़ वेरी डेंजरस। बच्चे के मन में होता है कि यदि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो मेरे जन्मदाता ही मुझे अपने आप से दूर कर देंगे। एंड शायद यही बच्चे की इनसिक्योरिटी के कारण ही बच्चे में भी आए दिन हम देखते हैं कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया। वो कम मार्क्स के कारण नहीं होता, अच्छा, पर कम मार्क्स आए और मम्मी पापा उसका स्वीकार नहीं करेंगे। उसके कारण मम्मी पापा की रॉन्ग अपेक्षाओं के कारण हर 1 घंटे में एक बच्चा अपना जीवन समाप्त कर देता है। सो शायद जब तक अपना पॉडकास्ट खत्म होगा 2 या 3 बच्चे होंगे शायद जिन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया होगा। वेरी डेंजरस बात आप सभी लोग सुन रहे हैं, और यही अवेयरनेस आए, हर माता पिता के बीच में एक हैप्पी फैमिली का निर्माण हो, और इसी के लिए हम बहुत ही डिकोड करते हुए सारी बातें कर रहे हैं। अभी कुछ ही समय के बाद हमारी फर्स्ट एग्जाम सभी स्कूलों में ऑल ओवर भारत में आने वाली है। लेकिन हर मम्मी पापा का सपना रहता है कि मेरे बेटे का 90, 95 अप 99 तक आए। तो उसको सरल भाषा में कैसे डिकोड करें कि हाँ अच्छा मार्क आना चाहिए, पर लेकिन एक गुजराती में बोले तो भूत चढ़ गया है, तो उसको मम्मी पापा मेडिटेशन से, या आपने इतने सारे बच्चों का जो काउंसलिंग किया है, आपके पास काउंसलिंग करने वाले हर बच्चा भी बड़ी बड़ी स्कूलों के अंदर टॉप में आ रहे हैं, तो मम्मी पापा की मानसिकता क्या होनी चाहिए जिससे मम्मी पापा की भी हॉर्मोन्स अप डाउन ना हो और बेटा प्रेशर में ना रहे, एग्जाम के पहले, एग्जाम के समय और रिजल्ट आने के बाद? सबसे पहले हमारी मार्कशीट जो थी ना, हम जब पढ़ते थे वो हम नज़र के सामने रख के और अपने आप को कहें कि ये ओरिजिनल कॉपी है और बच्चा जेरॉक्स कॉपी है, तो उसके आजू बाजू का कुछ आता है तो कभी चिंता नहीं करनी है। नंबर 2, ज़्यादातर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बोलते हैं रट्टा मार के कुछ भी करके पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ। क्या अच्छे मार्क्स अच्छी जीवन की गारंटी देते हैं? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। मेरा ये मानना है कि जो अच्छा पढ़ता है वो अच्छा टीचर बनता है। वाह। पर जो अच्छा नहीं पढ़ता और रियल लाइफ की ठोकरें खा के जो बच्चा तैयार होता है वो स्कूल का मालिक बनता है। वाह, राइट। जो अच्छा पढ़ा वो डॉक्टर बन जाता है, बट जो अच्छा नहीं पढ़ा वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को खोलता है एज ए बिल्डर के तौर पे, एंड वो डॉक्टर को नौकरी पे रख लेता है। सो पहला, जब हम बच्चों के हैंड राइटिंग को लेकर, उसकी पढ़ाई को लेकर उसको टोकते रहते हैं, उसके आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं और उसको बहुत नीचा फील कराते हैं, बहुत डल फील कराते हैं, और फिर अपेक्षा रखते हैं कि बच्चा अपने जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करे। क्या ऐसा हो सकता है? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। एंड इसीलिए मम्मी पापा आज से एक चीज की शुरुआत करें। पहला, कि बच्चे को ये बताए कि बेटा तेरा परफॉर्मेंस नहीं, तेरी प्रेजेंस हमारे लिए काफी है। नंबर 2, बच्चे के लिए पढ़ाई है, पढ़ाई के लिए बच्चा नहीं है। ये 2 चीज वस्तु हम ध्यान में रखें। एंड नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि कुछ बच्चे ब्रेन वाइज यदि हम देखें तो इट इज कॉल्ड वाक थियरी, दैट इज कॉल्ड विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक। सो कुछ बच्चे होंगे जो विजुअल होंगे, माने वो देख के, सीख के, पढ़ के समझते हैं, वो बच्चे ज्यादातर स्कूल में टॉपर होते हैं। राइट। जो विजुअल है वो देख के, सीख के, बोर्ड पे से सारी चीजें नोट उतार के पढ़ के अच्छे टॉपर हो जाते हैं। ऑडिटरी है, उनको बोलना और सुनना ज्यादा पसंद होता है। ये बच्चे ज्यादातर क्लास में बातचीत करने वाले होते हैं
और उनको ज़्यादातर क्लासरूम के बाहर बिठाया जाता है, बोले तू चालू क्लास से बातों करे छे, जी राइट, और वो बच्चे को बाहर बिठा दिया जाता है। ये बच्चे को मन में पढ़ने के लिए बोला जाए, उसकी जगह पर ये बच्चे लाउड पढ़े। हम्म ये बच्चे को चुपचाप बैठाने की जगह पर उसको टीचर टीचर खेलने के लिए बोला जाए, उसको व्हाइट बोर्ड दे दिया जाए, मार्कर दे दिया जाए और बोला जाए कि बेटा आपको ये चैप्टर पढ़ाना है, पढ़ना होगा तो नहीं पढ़ेगा, बट पढ़ाना होगा, बोलना होगा, तो वो बच्चा वो चैप्टर को अच्छे से पढ़ेगा। एंड नंबर 3 अंदर इज किनेस्थेटिक, माने अनुभव करके सीखने वाले बच्चे। चाहे वो स्टीव जॉब हो सकते हैं, चाहे बिल गेट्स हो सकते हैं, चाहे थॉमस अल्वा एडिसन हो सकते हैं। ज़्यादातर जितने भी जीनियस लोग हैं उनको स्कूल से या तो निकाला गया है या तो खुद निकल गए हैं। एंड मज़े की बात क्या है पता है? मज़े की बात, वो सारे के सारे किनेस्थेटिक लर्नर हैं, मानो उनको अनुभव करके सीखना था। एंड इसलिए ज़्यादातर ये बच्चे सबसे ज़्यादा शरारती बच्चे होते हैं। इनको बचपन में बोला गया होता है कि आपका बच्चा बड़ा होकर कुछ भी नहीं बन पाएगा, पता नहीं ये बड़ा होकर क्या करेगा। एंड समहाउ मज़े की बात क्या है कि क्योंकि अनुभव करके सीखने वाले ये बच्चे हैं, यही बच्चे होते हैं जो एकदम 30 बार खान निकलते हैं। एकदम सही बात आपने बताई है। आप लोग जो सुन रहे हो एक यूनिवर्सिटी है पेरेंटिंग के क्षेत्र के अंदर, जिन्होंने 22 साल में इतना सारा रिसर्च, इतनी सारी बुक, इतने सारे लोगों को तैयार किया है, और वहाँ तक वो स्वयं तक ये ज्ञान को, साधना को सीमित नहीं रखते हुए ग्लोबली जिनके हजारों टीचरों तैयार हो चुके हैं, मम्मी पापा को क्या कहना चाहोगे? वैसे तो ढेर सारी ये पूरी पॉडकास्ट मम्मी पापा के लिए ही है, पर फिर भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ कि बच्चा है ना, उसको बच्चा रहने दें। वाह, राइट, बच्चे को उसका जो बचपन है ना वो एकदम अच्छे से जीने दें। सो मम्मी पापा बोलते हैं कि बच्चा सोफे पे कूदता है, मैं बोलता हूँ कूदना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाप का घर है। वाह, राइट, यदि बच्चा अपने बाप के घर पे यदि सोफे पे नहीं कूदेगा तो कहाँ पर कूदेगा? एंड इसीलिए बच्चे को अपना बचपन जब जीता है, बचपन की में भी शायद आपके बचपन को याद करे या हमारे बचपन को याद करे, तो मम्मी पापा ने टोका हो, डांटा हो, बार बात में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हमको सताया या बोला गया हो, ऐसी चीज़ें याद में नहीं आएंगी। फुल डे धमाल मस्ती करना, खेलना कूदना, वो बिकॉज ऑफ दैट मेमोरीज आज हमें जितना भी हार्डवर्क करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। एंड उस समय पे मम्मी 2, 3, 4, 5 बच्चे थे, कोई बच्चा पढ़ता था, कोई बच्चा नहीं पढ़ता था। क्या मम्मी ने कंपैरिजन करी? नहीं करे। बोलते थे हाँ ये बच्चे को पढ़ना कम पसंद है और ये बच्चे को पढ़ना ज़्यादा पसंद है, बस दैट्स इट। बट वो बच्चे को कभी भी टोका नहीं गया कि तू कम मार्क्स लेकर आता है, तेरे पीछे हमने इतना पैसा खर्च किया, वो कभी नहीं बोला गया। एंड इसीलिए हमने बचपन को उतना एंजॉय कर लिया कि आज हम काम अच्छे से कर रहे हैं। बस दुख की सबसे बड़ी दुख की बात क्या है मालूम है? आज बच्चों का बचपन छीना जा रहा है। सो मम्मी पापा बच्चों को उनका बचपन जीने दे और बच्चों के साथ उनका बचपन खुद एंजॉय करे, खुद धमाल मस्ती करे, खुद तकिया फाइटिंग करे, घोड़ा घोड़ा खेले, अंताक्षरी खेले, कैरम या सांप सीढ़ी, लूडो, ऐसी गेम बच्चों के साथ खेले। तो बच्चों को हमें बड़ा नहीं करना है, बच्चों के साथ हमें छोटा होना है, हमें बच्चा बनना है। वो एक मैसेज देना चाहता हूँ। परीक्षित जी का एक एक वाक्य, जैसे कोई शोले की फिल्म चल रही है, जितनी भी सुपरस्टार फिल्मों का एक एक डायलॉग होता है जो दिल को छूता है और उसके प्रति अपने को प्रेरित करता है। यहाँ पर कुछ माता पिता का मैं आपके साथ में दृष्टांत शेयर करना चाहूँगा कि कुछ माता पिता की मनस्थिति ऐसी बन जाती है कि बच्चों को मिट्टी में खेलने नहीं देना है, बच्चों को कबड्डी नहीं कराना है, पूरा दिन एसी में रखना है, कंफर्ट जोन में रखना है। क्या ऐसे बच्चे आगे जाकर अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा सा कमजोर या हानिकारक हो सकता है? बहुत खतरनाक। माने जो बच्चों को बैठे बिठाए सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वो भलाल देव या दुर्योधन ही बनते हैं। वो हमेशा माता पिता की जो भी प्रॉपर्टीज़ है बस उसको लेकर ही मैं जीना चाहता हूँ, उस तरीके से पैरासाइट जैसे हो जाते हैं। एंड आज का समय वैसा है कि बच्चा, मैं बेटा तो ठीक है, बेटी भी रफ एंड टफ होनी चाहिए। वाह, उसको कोई छेड़े तो सामने वाले व्यक्ति को दादी, नानी, मामी जो भी है वो सब कुछ याद करा पाए, वैसी पावरफुल आज की बेटी भी होनी चाहिए। सो मेरे हिसाब से मम्मी पापा को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जब भी हम प्लांट को ग्रो करते हैं, पॉट में हम पानी देते हैं, ये पानी रोज दे, रोज 3 बार दे, तो क्या होगा? पूरा प्लांट खराब हो जाएगा, राइट? बराबर है। बट यही प्लांट को हम अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं तो पानी देना ज़रूरी है।
पर पानी में जितना पौधा रहे उतना समय सूखे में भी रहे, वो भी उतना ही जरूरी है। घड़ा बनाना है तो मिट्टी को गीली करेंगे तब जाके वो घड़ा बनेगा, शेप होगा। बट एक बार शेप में आ जाए उसके बाद में भट्टी में तपाना उतना ही जरूरी है। इन सेम वे बच्चे को प्यार करना जितना जरूरी है, बच्चा अपने बलबूते पर स्ट्रगल करे, मेहनत करे, हार्डवर्क करे, वो भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। एंड जो मम्मी पापा शायद अपने बच्चों को हर छोटी छोटी चीज में हेल्प करते हैं, वो समहाउ अपने बच्चे की हेल्प नहीं कर रहे हैं। एंड जब आप आपके बच्चों की किसी छोटे छोटे होमवर्क के लिए, प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए, मैं देखता हूँ कि वो बच्चे का प्रोजेक्ट नहीं मम्मी का प्रोजेक्ट, तो वैसा लगता है। मम्मी आधा अधूरा होमवर्क लिख के दे देती है, बोले होमवर्क अधूरा होगा तो कंप्लेन आएगी, तो मम्मी लिख के दे देती है। अब नाउ आप जब बच्चे की मदद कर रहे हो, एक्चुअली आप आपके बच्चे की मदद नहीं कर रहे हो, आप उसको हैंडीकैप बना रहे हो। हैंडीकैप बना रहे हैं। हमारे हजारों दर्शक ये सारी बातें सुन करके महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट हमारे साथ में भी रिलेवेंट हो रहे हैं। तो थोड़ा सा ये जो हमारा प्रोग्राम है हैप्पी पेरेंटिंग प्रोग्राम, वो किस प्रकार का है और किन किन लोगों को इनसे लाभ हो सकता है? सो हैप्पी पेरेंटिंग क्लब, हमारा हैप्पी पेरेंटिंग क्लब है। यस। एंड जिसमें लाइफ टाइम की मेंबरशिप है। वाओ, सुपर। सो माने मम्मी पापा एक बार जब जुड़ते हैं तो बच्चा में भी 2 साल का है, 3 साल का है, बच्चे का प्लानिंग भी कर रहे हैं। तब से माने बच्चा लेटेस्ट एक बच्चा 1 साल का हो, वहां से शुरुआत करके बच्चा 25 साल का हो, तब तक के जितने भी क्वेश्चन, जितने भी प्रॉब्लम, जितने भी डाउट और वो बच्चे को डेवलप करने के लिए जितनी भी नॉलेज की जरूरत है, वो सारी चीजें वहां पर पेरेंट्स को मिल जाती हैं। वाओ। सो बच्चा 1 साल का हो तब से लेके 25 साल का बच्चा जो 100% डिपेंडेंट है, वो 100% इंडिपेंडेंट बन जाए। वाह। तब तक की जर्नी के अंदर बच्चा में भी हाइपर एक्टिव है, मोबाइल एडिक्टेड है, पढ़ता नहीं है, या जो भी इश्यूज है, सारे इश्यू के सॉल्यूशन एंड उसकी पैरामीटर्स जहां पर उनको गाइड मिले, जहां पर वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, वो सारी चीजें वहां पर उनको मिल जाती है। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। यहाँ पर एक सवाल आया है कि कभी कभी कुछ माता पिता जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है तुरंत आइसक्रीम दे देना, तुरंत पैकेट दिला देना, नाश्ते के अंदर कभी कभी गलती हो जाए फटाक करके दुकान से ले लिया, दे दिया, तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड के ऊपर और उनकी हेल्थ के लिए कितनी चैलेंजेबल है? अब बहुत ज़्यादा चैलेंज करेगी, बिकॉज पहली चीज़ कि जब बच्चा घर का खाना नहीं खाता तो वहाँ पर बच्चे का माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति जो कनेक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। वो आजकल का कनेक्शन रेस्टोरेंट एंड जोमेटो एंड स्विगी के साथ हो रहा है। तो उसको शायद मम्मी ने बोला कि मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी, तू नहीं पड़ेगा, तो बच्चा क्या बोलता है, ठीक है स्विगी कर लूंगा, ठीक है जोमेटो कर लूंगा। जो शायद हमारे दिमाग में मम्मी की कोई 2, 3, 4 ऐसी चीज होगी जी, जो खाना खाते वक्त हमें याद आएगी ही आएगी कि यार मम्मी के हाथों की बनी ये दाल या ये सो सब्जी, वो हमें जिंदगी भर याद रहती है। आज के बच्चों को उसकी जगह पर वेफर्स एंड चिप्स एंड कुरकुरे, वो सारी चीजें याद रहती है। तो पहला ये इमोशनल रीजन है कि मम्मी पापा को घर का खाना बच्चे को हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। नंबर 2, जो बाहर की सारी चीज़ें हैं पैकेट फूड में है, उसकी शेल्फ लाइफ आप देखें। अच्छा, तो घर की रोटी आपने बनाई, मैं भी शायद हमने थोड़े समय पहले खाना खाया, सुबह का खाना हम रात को नहीं खा पाते, तुरंत बिगड़ जाएगा। रात का खाना दूसरे दिन सुबह में हम नहीं खाते, चाइनीज़म में तो हम 4 घंटे के बाद अवॉइड करते हैं। तो ज़रा सोचे वहाँ पर 6 महीने की बाद की एक्सपायरी डेट है। ओहो, माने जिसकी एक्सपायरी डेट दूर है वो हमारी एक्सपायरी डेट नज़दीक लेकर आता है। वाह। क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स है, उसमें केमिकल है, वो फूड को 6 महीने तक कभी भी खराब ना हो, बिगड़े नहीं। आप एक एप्पल को काट के रखें, मे भी घर की रोटी बना के आप रखें, एक दिन दूसरे दिन सूख जाएगी, तीसरे दिन फंगस लग जाएगा। जरा सोचिए उसकी जगह पर आप मैकडोनाल्ड जी जिसका बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, आप उसको ला कर रखें, कांच की बोतल के अंदर आपने घर की रोटी रख दी और एक बाजू बर्गर रख दिया कैप बंद करके, 6 महीने के बाद फ्रेंच फ्राइज में एक भी फंगस नहीं होगा। अच्छा, इन रोटी के अंदर तीसरे दिन के बाद में फंगस आनी शुरू हो जाएगी। सही बात है। माने जरा सोचिए ऐसा फूड जो फंगस भी नहीं खाता
वो हम अपने बच्चों को ऐसा सोचते हुए कि मुझे बचपन में खाने को नहीं मिला था ना, उनको खिला। इसलिए मेरे बच्चे को खिलाऊं। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं देखता हूँ कि आजकल हमारे पास जो बच्चे आते हैं 12 साल की एज पे डायबिटीज़ है, 14-15 साल पे ओबेस बहुत बच्चे ज़्यादा हो चुके हैं। समहाउ ये चेयर में कुछ बच्चे काउंसलिंग के लिए आए तो ये चेयर में ना बैठ पाए, वैसे सिचुएशन वाले बच्चे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं। ओहो। ज़रा सोचे, दिस इज समथिंग कि जहाँ पर हम पालती मार के भी बैठ पाए, वहाँ पर भी वो बच्चे बैठ नहीं पाते, उतने मोटे हो जाते हैं। एंड ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि मम्मी पापा ने बच्चों को बहुत ज़्यादा जंक फूड और पैकेट फूड खिलाया हुआ है। बच्चों का हार्ट डैमेज होता है बिकॉज ऑफ डीप फ्राइड ऑयल, कोलेस्टेरॉल और बाकी सारे इश्यूज आ जाते हैं। सो मेरा ये मानना है कि जो मम्मी पापा अपने बच्चों को प्यार करते हैं उनको नियम बनाना चाहिए कि बाहर का खाना है बट हफ्ते में एक बार होना चाहिए। करना। बाकी सारे मील्स यदि हेल्दी मील है, हेल्दी डाइट है और एक बार यदि बाहर का खाया इज ओके, बट वंस एक बार यदि क्रॉस कर दिया उसके बाद में हमें कंट्रोल करना ही चाहिए। आखिरी चरण में हम लोग जा रहे हैं। आपने जो इतना पावरफुल क्लब की बात बताई है, कुछ मिरेकल या कुछ बहुत खुशी के एग्जाम्पल क्या आप हमसे शेयर कर सकते हैं? क्योंकि काफ़ी सारी हमारी माताओं का कहना है कि मेरा बेटा अतिशय एग्रेसिव है, तो क्या इसके अंदर ये हमारी जो पूरी सिस्टम है, पूरा जो कोर्स है, वो मदद कर सकता है? 100%। जब आप एंगर की बात करते हैं, अग्रेशन की या बच्चे के फोकस की यदि हम बात करें, तो मुझे याद है वन ऑफ दी मदर और फादर दोनों के साथ काउंसलिंग था। कनाडा से वो क्लाइंट थे और मैं जूम पे उनके साथ कनेक्ट हुआ, बातचीत हुआ। तो मम्मा ने पहले कहा कि सर हम काउंसलिंग की शुरुआत करें, उससे पहले कहना चाहती हूँ कि लास्ट 7 साल से आपके सारे कोर्सेज में अटेंड कर रही हूँ, हस्बैंड वाइफ दोनों अटेंड कर रहे हैं एंड पहली बार हमारा मिलना हुआ तो वी आर वेरी मच हैप्पी, बट एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मैंने कहा ये सरों से, एंड वो अपना जो फ़ोन जहाँ से वो कनेक्टेड थे वो लेकर गए एंड मंदिर में उन्होंने मुझे मेरा फ़ोटो दिखाया एंड कहा कि सर जब भी हम प्रे करते हैं तो आपके लिए एंड आपके परिवार की हेल्थ के लिए हम प्रे करते हैं। क्या बात है। तो आपको हमने हमारे परिवार का हिस्सा लास्ट 7 साल से माना हुआ है। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, बट ऐसा क्या हुआ था? एंड तब वो मदर ने बताया कि उनके सन को स्कूल में, जब कनाडा स्कूल में गया तो एक जगह पर बैठ नहीं पाता था, चालू क्लास में बातें करता था, तो बोला साइकेट्रिक को दिखाओ। साइकेट्रिक को दिखाया एंड दे सेड कि इसको ADHD है। सो नाउ अभी उसके मेडिकेशंस देने की शुरुआत करी। बच्चा 5 साल का हो और ADHD के लिए साइकेट्रिक ने दवाई दी। अब वो दवाई खानी कंपलसरी थी क्योंकि स्कूल से रिकमेंडेशन था एंड मम्मी पापा देना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि जो बच्चा पूरे दिन खेलता रहता था, कूदता रहता था, धमाल मस्ती करता रहता था, उसको रात को 10 साढ़े 10 बजे सुलाना भी बहुत बड़ा टास्क था। वो बच्चा पूरे दिन गुमसुम यूं ही बैठा रहे। तो स्कूल वालों के लिए अच्छा था कि क्लास डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, बट मम्मी पापा के लिए सबसे बड़ा हेडेक था। एंड समहाउ उनके किसी फ्रेंड ने उनको रेकमेंड किया था, फिर वो कोर्स में आए, सारी चीज़ें उन्होंने सीखी। 3 महीने के अंदर सारी मेडिकेशंस बंद हो गई एंड मम्मी पापा की स्कूल से जो कंप्लेन आ रही थी वो भी बंद हो गई। एंड नाउ वो जो सन है समहाउ आज गिटार बहुत अच्छे से प्ले करता है, स्केटिंग के अंदर वो बहुत अच्छा मास्टर है, पढ़ाई वो बहुत अच्छे से करने लगा एंड साथ ही साथ में अभी मम्मी के साथ स्विमिंग और सारी एक्टिविटी वो अच्छे से करता है। बिकॉज ऑफ द सन मम्मी की BP की गोली चालू हो गई थी एंड 8 महीने के अंदर मम्मी की BP की गोली भी बंद हो गई। सो जब हम बच्चे को राइट तरीके से टैकल करना, माने गाड़ी है तो गाड़ी चलाने का एक तरीका है, 2 व्हीलर है उसको चलाने का तरीका है। ज्यादातर मम्मी पापा को प्रॉब्लम इसीलिए आ रहा है क्योंकि फरारी के इंजन को वो बैलगाड़ी की तरह चलाते हैं। आजकल के बच्चे वो फरारी जैसे पावरफुल है, बट इंस्टेड उनको बैलगाड़ी की तरह जब हम चलाते हैं तो फरारी अच्छे से नहीं चल पाती एंड फिर हम कहते हैं कि गाड़ी खराब है। वो बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको चलाने वाला जो ड्राइवर है वो अनाड़ी है। वाह। वो यदि खिलाड़ी बन जाए तो ये फरारी भी बहुत पावरफुल है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये कोर्स के माध्यम से, ये क्लब के माध्यम से इंसान ठीक हो रहा है, हैप्पीनेस बढ़ रही है और लाखों रुपए की लोगों की दवाइयाँ बंद हो रही है। कुछ गुजरात में मिरेकल हुए हैं, आप गुजरात के हो तो गुजरात के 2-4 क्लाइंट आए हो और उनके मम्मी पापा ने पूरा होप छोड़ दिया हो
और ये कोर्स जिन्होंने किया हो, ये आपके साथ में कनेक्ट हुआ हो और कुछ मिरेकल हुए हो? ऐसे तो ढेर सारे मेडिकल्स है लास्ट 20 सालों के अंदर, बट अभी अहमदाबाद की ही यदि मैं बात करूं तो वन ऑफ द बिल्डर एंड उनकी डॉटर को काउंसलिंग के लिए लेकर आए थे एंड 3.5 महीने से शी वॉज इन टू दी काइंड ऑफ सीवियर डिप्रेशन एंड रात के समय पे वो विंडो के पास खड़ी रह जाएगी ओहो। एंड रात के 1:30-2 बजेंगे एंड वो विंडो के पास खड़ी रह जाएगी, विंडो खोल देगी, कर्टेन अपने पीछे डाल देगी। अच्छा। और अभी वो जस्ट थोड़ा सा जो पाइप या समथिंग कुछ सेफ्टी है, बस वहाँ पर वो पकड़ के पूरी पूरी रात वहाँ पर खड़ी रहेगी। क्या बात है। एंड नाउ कभी भी वो कुछ गलत कदम उठा ले, वही थॉट प्रोसेस के साथ वो वहाँ पर खड़ी रहती थी। काफ़ी सारे लोगों को दिखाया, साइकेट्रिक और ढेर सारे लोगों को, बट समहाउ उसके मन में अब क्या चल रहा था वो बात नहीं करती थी। 3-3.5 महीने हो गए थे, मम्मी पापा के साथ बात नहीं, हंसी मजाक नहीं, कुछ भी नहीं। एंड जब मम्मी पापा काउंसलिंग में लेकर आए डॉटर को, पेरेंटिंग का सारा सिस्टम उन्होंने सीखा, फॉलो किया, फिर काउंसलिंग के लिए लेकर आए। एंड जब मैंने वो बेटी से बात करी, बेटी थोड़े समय में हंसनी शुरू करी, बातें करी, हंसना शुरू किया। जब बेटी हंस रही थी तो पापा बाजू में रो रहे थे। ओहो। एंड पापा का कहना था ये मेरे लिए खुशी के आंसू हैं कि मेरी बेटी को 3.5 महीने में पहली बार मैंने बात करते हुए और हंसते हुए देखा हुआ है। एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स वो बेटी ने स्कूल पे जाना रेगुलरली शुरू कर दिया, ट्यूशन क्लासेस और एक्टिविटी, वो सारी चीज़ें हैं जो रेगुलर रूटीन में चालू हो गई। एंड पापा का ये कहना है कि मे बी शायद जो कोई भी फीस या फॉर्मेलिटी हो तो काफ़ी छोटी है, बट आपके कारण हमने हमारी एक ही लाडली बेटी, एक ही सिंगल चाइल्ड थी, उसको हमने वापस पाया है। अद्भुत। सो शायद मुझे लगता है ये फील्ड के अंदर पैसे तो मिलते ही मिलते हैं, वो तो बाई प्रोडक्ट है, बट मोर देन दैट जो लोगों का प्यार और लोगों की जो दुआएं मिलती है ना, वो बहुत 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 हमें प्रेरित करती है कि हम और ज़्यादा काम करें। इसलिए गोल है कि अभी तक मैं अकेला काम कर रहा था, बट नाउ वी आर ऑन अ मिशन कि हमें 10,000 पेरेंटिंग कोच तैयार करने हैं। हर शहर में, हर एरिया में आपको स्कूल देखने को मिल जाएगी। स्कूल में ऐसे साइंस, मैथ्स, केमिस्ट्री के सारे टीचर मिल जाएंगे, बट पेरेंटिंग जैसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट एक भी टीचर नहीं है। सो वी वांट टू क्रिएट 10,000 पेरेंटिंग कोच एंड देन आफ्टर आपको जान के हैरानी होगी 1.5 मिलियन स्कूल्स है इंडिया में। अच्छा। माने 15 लाख स्कूल्स है, तो 15 लाख स्कूल में एटलीस्ट एक एक टीचर को भी यदि हम अपॉइंट करें तो भी 15 लाख पेरेंटिंग कोच की ज़रूरत है। अद्भुत। जिसमें से 10,000 से हम शुरुआत करना चाहते हैं, फिर ये कारवा आगे चलता रहेगा। अद्भुत। हम लोग भगवान की बात करते, गुरु की बात करते, आप लोग लगातार ये पूरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, इनका जो वॉइस देख रहे हैं और इन्होंने जो 2 मिरेकल कहानी बताई, कैसे कैसे मृत्यु तक जाने वाले व्यक्ति को प्रॉपर कोच मिलता है, गाइडेंस मिलती है, सपोर्ट सिस्टम मिलता है, तो वो लड़की भी बच जाती है और माता पिता अपरंपार खुश हो जाते हैं। आखिरी 2 सवाल लेते हैं। बहुत सारे लोग अपने बच्चे को डराते हैं अंधेरे से, भूत से, कुत्ते से, बिल्ली से, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या इन सभी का असर बच्चों के ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है? 100%। इंसान 2 तरीके से ऑपरेट होता है। नंबर 1 एंड दैट इज कॉल्ड फियर, नंबर 2 दैट इज कॉल्ड लव। हम कोई भी काम 2 तरीके से करते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति अपने जीवन में 95% काम फियर से ही करता है, क्योंकि बच्चा जब छोटा था तब से उसको डराया गया है। नहीं खाएगा तो ये हो जाएगा, चाय पिएगा तो काला हो जाएगा, राइट? बचपन में नहीं सोएगा तो भूत पकड़ के लेकर जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो हॉस्टल में डाल दूंगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट फियर, साइकोलॉजी एंड रिसर्च ये कहता है कि व्यक्ति की WBC, वाइट ब्लड सेल्स, जब व्यक्ति नेगेटिव सोचता है, जब व्यक्ति का फियर वाला फैक्टर ज़्यादा रहता है, तो व्यक्ति की WBC जो वाइट ब्लड सेल्स है वो कम हो जाते हैं, जिससे बच्चे की इम्यूनिटी कम हो जाती है साइंटिफिकली। नंबर 2, आउट ऑफ फियर, जब बच्चा मैं फेल ना हो जाऊं, मुझे हॉस्टल नहीं जाना, इसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ज़रा सोचे। तो इसको छोटी सी स्टोरी के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ। एक मम्मी काइंड ऑफ बस स्टॉप पे खड़ी हुई है अपने बच्चे के साथ, एंड वहीं पे एक लड़का झाड़ू लगा रहा है, रोड को साफ सफाई कर रहा है। मम्मी वो झाड़ू मारने वाले मजदूर को दिखाते हुए कहती है,
कि देख देख इसकी तरह, मैं कहती हूँ ना पढ़ पढ़ पढ़, नहीं पढ़ेगा तो इसी की तरह तुझे भी झाड़ू मारना पड़ेगा या रिक्शा चलानी पड़ेगी, ऐसा काम करना पड़ेगा। एंड उसी समय पे दूसरी मम्मी थी जो पॉजिटिव मम्मी थी, जो हैप्पी मम्मी थी, वो भी अपने बच्चे को, वही मजदूर को दिखाती है और कहती है कि बेटा पढ़, देख इसे। मैं कहती हूँ ना कि पढ़, तू पढ़ेगा लिखेगा, तेरी फैक्ट्री खोलेगा तो इसके जैसे हजारों लोगों को तो नौकरी पर रख पाएगा और उनके जीवन को सुधार पाएगा, उनके बच्चों के लिए स्कूल खोल पाएगा। इसके लिए बेटा तेरा पढ़ना ज़रूरी है। तो एक मम्मी ने भी पढ़ने के लिए वही व्यक्ति को दिखाया, दूसरे मम्मी ने भी वही व्यक्ति को दिखाते हुए कहा, पर एक बच्चा जब पढ़ेगा ना तो वो पढ़ेगा किसके कारण पता है? फियर के कारण। तो जब मम्मी शादी में जाएगी, ब्याह में जाएगी, सोशल फंक्शन में जाएगी, घर के अंदर नहीं होगी मम्मी, तो वो बच्चा नहीं पढ़ेगा। जब तक डर है तब तक काम करेगा। एंड दूसरा बच्चा जो इनर से मोटिवेटेड है, पॉजिटिव है, वो मम्मी एंड पापा हफ्ते तक यदि बाहर गाँव भी होंगे ना, बच्चा घर पे अकेला भी होगा ना तो भी टीवी नहीं देखेगा और पहले पढ़ाई करेगा, पहले अपनी ड्यूटी को पूरा करेगा। एंड इसीलिए पॉजिटिव एंड हैप्पी पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैप्पी पेरेंटिंग आज आपका इतना सारा डिटेल से समझा है। कोई व्यक्ति इसी वीडियो से कनेक्ट करना चाहे तो क्या आपका सोशल मीडिया कुछ बताना चाहेंगे कि जिसके माध्यम से कुछ आपके वीडियोस जो रीड करके आज से अभी से उनकी लाइफ को थोड़ा सा अपडेट करें? ज़रूर से। सो उसके लिए आप हमारे परीक्षित जुबनपुत्रा मोबाइल ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर 1.13 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, आप वो हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में इंस्टाग्राम पे पेरेंटिंग की एक मिनट के रोज़ 2 वीडियो हमारे कंपलसरी आते हैं। सो वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा। और उसके बाद में यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहे, ज़्यादा इन डेप्थ सपोर्ट लेना चाहे, तो हमारा नंबर है 80003336। वो नंबर के ऊपर कॉल करते हुए भी हमारे कोर्सेज के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। सुपर सुपर सुपर। हमारे जैन अनुष्ठान के 7 लाख मेंबर हैं जो एवरीडे भक्तामर की प्रेयर कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ डीपर लेवल का साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं। उन सभी लोगों का आपका आखिरी संदेश? मुझे लगता है कि हम घर के अंदर जो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है वो बनाए रखें जी। बच्चों को भी थोड़ा ध्यान और मेडिटेशन और मे बी भक्तांबर, ये जो सारी चीज़ें, साउंड हीलिंग है, वो सारी चीज़ों के साथ हम कनेक्टेड रखें। एंड यदि हमने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हुए हैं तो यदि कोई बुरी सोबत नहीं आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। एग्री करते हैं? वो बच्चा जब टीवी चालू करेगा तो गलत चीज़ आएगी ही आएगी। दोस्त जब स्कूल में जाएगा तो कुछ अच्छे और कुछ बुरे मिलेंगे ही मिलेंगे। बट जो बच्चे के अंदर स्पिरिचुअलिटी होगी, जो बच्चे के अंदर ऐसे संस्कार होंगे, जो बच्चे ने ऐसा जप या तप किया होगा, वो बच्चे के अंदर हंसकीय न्याय होगा। राइट? वो सही और गलत का फ़र्क समझ पाएगा एंड वो सही को चूज़ करेगा, गलत को इग्नोर करेगा। गलत आएगा तो सही, बट वो इग्नोर करेगा। उसके लिए मुझे लगता है कि आपके माध्यम से भी इतने सारे परिवार के अंदर आप जो स्पिरिचुअलिटी फैलाने का काम कर रहे हैं, वो सही में काबिल तारीफ है, काबिल तारीफ है। थैंक यू। आखिरी में सभी लोगों को ये पूरा पॉडकास्ट को देखते हुए एक नए विषय को डेप्थ में पूरा डिटेल में जानते हुए आपने उसको समझा है, अनुभव किया है, और खास इनकी सारी सोशल मीडिया को फॉलो करते हुए जितने भी लोग मम्मी पापा बन चुके हैं या जो चाहते हैं कि मेरे घर के अंदर थोड़ा सा स्वर्ग का, मरने के बाद स्वर्ग तो पूरी दुनिया में सारी जगह पे आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन आप चाहते हो कि आपका बेटा विनयवान बने, गुणवान बने, एक हैप्पी फैमिली में वातावरण बने। आपने जिस प्रकार से आपके माता पिता की सेवा की, एक गुड फैमिली किया है, वो सारी चीज़ हमारे सर आपको 1 to 1 डिफरेंट मॉडल से सिखा सकते हैं। जरूर संपर्क करते हुए अपने जीवन को एकदम अप लेकर के जाएं। और आपने इतना समय जैन अनुष्ठान को हमारे सारे श्रोतागण को दिया है, तहे दिल से हम आपको आभार व्यक्त करते हैं, प्रणाम करते हैं। आखिरी हमारी सारी जनता जल्दी करोड़ों लोग, जो भी लोग हैं, सभी आपके साथ में जोड़ करके अपना उज्जवल भविष्य बनाए, यही भावधारा के साथ में। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।